सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में कितना फर्क होता है, आज यूक्रेन के सामने यही सवाल है, जिसका जवाब यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर अलास्का में तय होगा। आज रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति हाथ मिलाएंगे। व्लादिमीर पुतिन कुल 10 बरस बाद अमेरिकी जमीन पर कदम रखेंगे। जंग शुरू होने के बाद पहली बार कोई पश्चिमी मुल्क उनकी मेहमान नवाजी करेगा। आज ही के दिन ट्रंप की पीस मेकर वाली इमेज का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान अमेरिका के उसूलों का भी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी है, तमाम पश्चिमी गठबंधनों का भी है, कलेक्टिव वेस्ट के आइडिया का भी है। आज तय होगा कि रूस यूक्रेन जंग कब रुकेगी, रूसी कब्जे वाली यूक्रेनी जमीन किसके हाथ जाएगी, और क्या पश्चिम वाकई बिखर चुका है या अब भी उसमें कोई जान, कोई एकजुटता बाकी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। भारत को भी इसके नतीजे का बेसब्री से इंतजार है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली खबर पर बढ़ने से पहले इस मीटिंग के कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रंप पुतिन जब हाथ मिलाएंगे तब भारत में 16 अगस्त की तारीख होगी और रात के 12:30 बज रहे होंगे। उधर अलास्का की बर्फीली चोटियों, बर्फीली झीलों और ग्लेशियर के इर्द गिर्द बसे एक मिलिट्री बेस पर चहल पहल होगी। इस बेस का नाम है जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन और ये अलास्का के एंकरेज शहर में पड़ता है, जहां इसे 1940 में बनाया गया था। कोल्ड वॉर के दौर में ये सोवियत यूनियन की निगरानी करता था। 1957 में यहाँ 200 फाइटर जेट्स तैनात रहते थे। इसे कहा जाता था टॉप कवर फॉर नॉर्थ अमेरिका। दिलचस्प है कि सरहदों का भविष्य तय करने वाली ये मीटिंग एक ऐसी जगह पर होगी जो बताती है कि सरहदें बदल सकती हैं। अलास्का कभी रूस का हिस्सा था। 1867 में रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। 1959 में यह अमेरिका का राज्य बना और आज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा नहीं है कि अलास्का में पहली बार कूटनीति का ऐसा अनोखा मंच सजा है। 2021 में यहाँ पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम और चीन के डिप्लोमेट्स की भी मुलाकात हुई थी। तब चीन ने अमेरिका पर अहंकार और पाखंड का आरोप लगा दिया था और इसके बाद माहौल गर्मा गया था। इस बार माहौल कैसा होगा और निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सारे सवाल तो हैं ही, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया भर में ये क्यों कहा जा रहा है कि मीटिंग में चाहे जो कुछ हो, पुतिन के लिए ये मीटिंग ऑलरेडी एक जीत है। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई शुरू की। फुल स्केल इन्वेजन का मकसद रखा। उसको जंग में बढ़त तो मिली, यूक्रेन की जमीन उसके हाथ में आती गई, लेकिन इस कोशिश में वो पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया। पश्चिमी देशों ने कूटनीतिक तौर पर किनारा कर लिया। इस कहानी की शुरुआत तो 2014 में ही हो गई थी। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर कब्जा कर लिया था। उसी बरस अमेरिका, EU, कनाडा और बाकी पश्चिमी साझेदारों ने मिलजुल कर रूस पर निशाना साधा। G8 से रूस की छुट्टी कर दी गई। G8 बन गया G7। रूस को पश्चिम के औद्योगिक दुनिया से कुछ हद तक दूर कर दिया गया था, लेकिन इतने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। रूस इस तन्हाई में जी सकता था। लेकिन साल 2022 में अमेरिका और उसके साथियों ने पाबंदियों की बौछार ही कर दी। रूसी केंद्रीय बैंक के सैकड़ों अरब डॉलर के विदेशी भंडार फ्रीज कर दिए गए। बड़े रूसी बैंकों को स्विफ्ट से काटकर ग्लोबल इकोनॉमी चेन से अलग कर दिया गया। अमेरिका ने रूसी तेल गैस का आयात बंद कर दिया। EU ने समुद्री रास्ते से आने वाले रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध और प्राइस कैप लगा दिए। इनका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु कर देना। इसके साथ ही रूस की मिलिट्री पावर को कमजोर करने के लिए सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक पुर्जों के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा मिलना जुलना बंद हो गया। दूतावासों का कामकाज ठप कर दिया गया। राजदूत वापस बुला लिए गए। साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने
पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसकी वजह से पुतिन उन देशों की यात्रा या आधिकारिक दौरा नहीं कर सकते थे जो आईसीसी के सिग्नेटरी हैं। 2022 के बाद सिर्फ 2 पश्चिम नेता स्लोवाकिया और हंगरी के प्रधानमंत्री ही पुतिन से मिले थे। अब कट टू 2025, जंग अभी भी जारी है, लोग अब भी मर रहे हैं, रूस अब भी जमीन पर कब्जे कर रहा है, यूक्रेन अब भी यूरोप और अमेरिका के भरोसे है। लेकिन आज पुतिन और रूस के लिए तस्वीर बदल गई है। जंग के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति किसी पश्चिमी मुल्क में कदम रखने जा रहे हैं और ये मुल्क अमेरिका होगा। और आप जानते ही हैं कि अगर कोई कलेक्टिव वेस्ट है या था तो उस ख्याल का झंडा बरदार अमेरिका ही था। आज उन्हें उसी अमेरिका के राष्ट्रपति से आमने सामने बात करने का मौका मिला है जिसने रूस पर कभी पाबंदियां लगाई थी। इसमें भी बड़ी बात यह है कि इस समिट में यूरोप का कोई भी नेता मौजूद नहीं है। यूरोप बिल्कुल अलग थलग है। यूक्रेन पर बैठक बुलाई गई है और उसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद नहीं है। इसके पहले पुतिन कुल 10 बरस पहले 2015 में अमेरिका गए थे। तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। उसके बाद ट्रंप आए, ट्रंप चले गए, बाइडन आए, बाइडन भी चले गए और ट्रंप दोबारा आ गए। पुतिन वहीं के वहीं हैं। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने ललन टॉप से बातचीत में कहा कि अमेरिका की ज़मीन पर पुतिन का कदम रूस को अलग थलग करने की पूरी सोच का पतन है। रूस के लिए ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है, चाहे बातचीत में ज़्यादा सहमति बने या ना बने। अमेरिका के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिल रहे हैं और वो भी अमेरिका की सरजमीन पर। तो ये एक मेजर पुतिन के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। वो शख्स जो उसके क्लोजेस्ट एलाइज ब्रिक्स के साउथ अफ्रीका और ब्राजील नहीं जा सका, वो अब अमेरिका आ रहा है। सो दैट इज अ बिग विन। दूसरी चीज ये है कि 2 और विन्स मिले हैं विच इज लाइक ए जॉइंट विक्ट्री कह सकते हैं आप ट्रंप और पुतिन के लिए। दो विक्ट्रीज जो हैं कि वो दे हैव केप्ट यूक्रेन आउट ऑफ नेगोशिएशंस, यानी यूक्रेन की मुस्तकबिल का जिक्र चल रहा है, यूक्रेन की फ्यूचर का बात चल रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी और सॉवरेंटी का जिक्र है और उसमें यूक्रेन की दखल नहीं। दिस इज लाइक ए ह्यूज मतलब विक्ट्री फॉर पुतिन। और दूसरी विक्ट्री जो दोनों के लिए है, ट्रंप और इनके लिए, पुतिन के लिए, कि यूरोप को इररिलेवेंट बना दिया है। कि ट्रंप एंड पुतिन हैव शोड द वर्ल्ड, दुनिया को साबित कर दी कि यूरोप अब उतनी अहमियत नहीं रखता। हम यूरोप के बगैर दुनिया के इंपॉर्टेंट डिसीशंस, और वो भी जो यूरोप के फ्यूचर के बारे में है, उसके डिसीशंस हम बगैर यूरोप के ले सकते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट वरी। ये राह अचानक नहीं खुली। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही वॉशिंगटन की आबो हवा बदलने लगी। ट्रंप ने सीधा संवाद शुरू कर दिया। ट्रंप के शपथ लेने के बाद पुतिन ने फ़ोन करके उन्हें बधाई दी। ट्रंप के लिए यह अच्छा संकेत था, वो खुश थे। इसी खुशी में वो रूस की बात दोहराने लगे। कभी कहते हैं कि यूक्रेन को पुरानी सरहदों पर वापस नहीं लौटाया जा सकता, कभी कहते हैं कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता। वो ज़ेलेंस्की को जंग के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। ज़ेलेंस्की से ओवल ऑफिस में बहस भी कर ली। ट्रंप को लगा कि उन्हें जीनियस कहने वाले पुतिन उनकी बात मान जाएंगे और रूस यूक्रेन जंग रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 से ज़्यादा बार दोनों की फ़ोन कॉल्स हुई, घंटे 1.5 घंटे फ़ोन कॉल्स हुई, लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे। उनकी अपनी शर्तें थीं। ट्रंप इस बीच उनसे नाराज़ भी हो गए। ट्रुथ सोशल पर उन्हें कभी सनकी कभी पागल कहना शुरू कर दिया गया। ट्रंप ने पाबंदियों की धमकियां देना शुरू कर दिया। रूस के खिलाफ कुछ ना कर पाए तो भारत को लपेटने लगे, भारत पर टैरिफ लगा दिया। तभी अचानक पुतिन से सीधी मुलाकात पर बात बन गई और अब दोनों नेता मिल रहे हैं। आज उनकी दोस्ती का टेस्ट है। दोनों नेताओं का इस मुलाकात पर क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। 14 अगस्त को पुतिन ने ट्रंप की कोशिशों की सराहना की। मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के साथ हमारी स्थिति फिलहाल कहाँ है। जैसा कि सब जानते हैं और मेरी समझ से भी अमेरिकी सरकार पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ जंग रोकने, संकट को ख़त्म करने और ऐसे समझौते कराने की कोशिश कर रही है जो इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के हित में हो। इसी दिन ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ये मीटिंग ज़रूर अच्छी जाएगी,
मेरी कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग है। मुझे लगता है वो मीटिंग अच्छी रहेगी। लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि असली अहमियत अगली बैठक में होगी, जिसमें पुतिन, जेलेंस्की और संभवतः कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। उससे भी ज्यादा अहम दूसरी मीटिंग होगी। उसमें मैं, राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और शायद कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। हो सकता है हो सकता है न हो। मुझे नहीं पता कि वो कितनी अहम होगी। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है राष्ट्रपति पुतिन शांति चाहते हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शांति चाहते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाए और सब ठीक रहा तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है। जब पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का वाली मीटिंग पर टिकी थी, तो ट्रंप दूसरी मीटिंग का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें यह अंदाजा पहले से ही है कि अलास्का में कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा सकेंगे? क्या उन्हें मालूम है कि पुतिन अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे? ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि पुतिन की आखिर शर्तें थी क्या। नक्शा देखिए। फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई। अप्रैल 2022 में रूस ने यूक्रेन की 27% जमीन पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना तब यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई थी, लेकिन रूस इस बढ़त को होल्ड नहीं कर पाया। इधर यूक्रेन ने पलटवार शुरू कर दिया, जंग खिंचती चली गई, रूस का कब्जा भी घटने लगा। अब 2025 का अपडेटेड मैप देखिए। इस वक्त यूक्रेन का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें लाल रंग से रंगे हुए यूक्रेनी इलाके अब रूस के कब्जे में हैं। फिलहाल यूक्रेन की करीब 19% जमीन रूस के कब्जे में है। इसमें 2014 में कब्जाया गया क्रीमिया भी शामिल है और 2022 के बाद हाथ आए कुछ हिस्से तो शामिल हैं ही। आपको कुल 4 इलाके दिख रहे होंगे: डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन। रूस इन पर अपना हक जमाता है, लेकिन इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, यानी ये जमीन कानूनन अब भी यूक्रेन की है। अब एक और नक्शा देखिए। इस पर आपको जंग की फ्रंट लाइन दिख रही है, यानी इस लाइन के इर्द गिर्द रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमलावर हैं। लाइन से पूरब की ओर का इलाका रूसी सेना के कब्जे में है और लाइन से पश्चिम की ओर का इलाका अब भी यूक्रेनी सेना के हाथ में है। आप गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि जंग की मौजूदा फ्रंट लाइन और रूस के कब्जे वाले 4 प्रांतों की सरहद मेल नहीं खाती। यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन 4 में से सिर्फ एक, यानी लुहांस्क पर ही रूस का पूरा कब्जा है। डोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसोन तीनों का लगभग 1/4 हिस्सा अब भी यूक्रेन के हाथ में है। ये चारों इलाके दोनों ही देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनता है डोनबास रीजन। यहाँ यूक्रेन की इंडस्ट्रियल ताकत बसी थी, यहाँ से सड़कें और रेल दोनों की कनेक्टिविटी है। यूक्रेनी फौज की आवाजाही के लिए ये रास्ते ज़रूरी हो जाते हैं। जापोरिजिया और खेरसोन की अहमियत डोनबास से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि रूस ने 2014 में ही क्रीमिया पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उसकी ज़मीन क्रीमिया से जुड़ती नहीं है। क्रीमिया से रूसी ज़मीन सिर्फ एक ब्रिज ही जोड़ पाता है। ऐसे में भौगोलिक तौर पर रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली ज़मीन सिर्फ जापोरिजिया और खेरसोन ही हो सकते हैं। लेकिन यही जापोरिजिया और खेरसोन यूक्रेन को काला सागर यानी ब्लैक सी और अजोव सागर तक पहुंचा देते हैं। मतलब अगर ये इलाके पूरी तरह हाथ से निकले तो जंग के बाद अनाज और बाकी माल का यूक्रेनी निर्यात लगभग ठप हो जाएगा। यहीं पर जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। अगर ये रूस के हाथ में गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पश्चिमी मीडिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि पुतिन वो इलाके तो चाहते ही हैं जो रूस के कब्जे में हैं, इसके अलावा वो उस ज़मीन का भी कुछ हिस्सा चाहते हैं जो अभी यूक्रेन के हाथ में है। वो कौन सा हिस्सा है? हमने आज जैसा आपको बताया कि डोनबास लुहांस्क डोनेस्क से मिलकर बनता है, तो रूस आज 88% डोनबास पर काबिज है, लेकिन बाकी का हिस्सा अब भी यूक्रेन के हाथ में है, क्योंकि रूस का डोनेस्क पर सिर्फ 3/4 कब्जा है। यहाँ पर पिछले 3 साल में लड़ाई सबसे ज़्यादा इंटेंस हुई है, लेकिन रूसी सेना यूक्रेन को पीछे धकेलने में नाकामयाब रही है। ऐसा क्यों? नक्शे पर देखिए। यहीं पर यूक्रेन का फोर्टिस बेल्ट है। यहाँ यूक्रेन ने सालों से गहरी खाइयाँ, बंकर, बारूदी सुरंगें, ऊंची ज़मीन और कारखानों को किले की तरह जोड़कर एक बेल्ट तैयार किया है। इस मोर्चे को रूस 2014 से तोड़ नहीं पाया है। अगर ये टूटा तो पूरा मोर्चा
80 किलोमीटर पश्चिम में खिसक जाएगा और यूक्रेन भविष्य में किसी भी रूसी हमले के वक्त ज़्यादा कमज़ोर साबित होगा। अब पुतिन चाहते हैं कि जो जंग के मैदान में हासिल ना कर सके उसे कूटनीति से अपने नाम कर लें। अब जाहिर है यूक्रेन डोनेस्क तो क्या किसी भी तरह की कोई ज़मीन नहीं देना चाहता। ये बात अब तक साफ हो गई है। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि हम कब्जा करने वालों को अपनी ज़मीन तोहफे में नहीं देंगे। дарувати свою землю окупанту. यूक्रेन अपने देश की जमीन कब्जा करने वालों को तोहफे में नहीं देगा। यूक्रेन ऐसे ठोस फैसलों के लिए तैयार है जो सच में शांति ला सकें। जो भी फैसले हमारे खिलाफ होंगे या हमारे बिना लिए जाएंगे वे असल में शांति के खिलाफ होंगे। उनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसे फैसलों पर अमल करना नामुमकिन है। Вони ніколи не спрацюють. पिछले एक हफ्ते में ज़ेलेंस्की ने यूरोप के नेताओं को अपने हक में लामबंद कर लिया है और अपनी बात ट्रंप तक भी पहुंचा दी है। अब ट्रंप के सामने एक बुनियादी सवाल है, क्या वो इस जंग में तटस्थ मध्यस्थ बनेंगे या फिर यूक्रेन की रक्षा में साझेदार होना चाहेंगे। जैसा कि कलेक्टिव वेस्ट अब तक रहा है या यूं कहे कि दिखता रहा है, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप इस रोल में खुद को बार बार पीछे खींचते रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में ही कह दिया था कि वो यूक्रेन पर पैसे खर्च करने की हिमायती नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से अमेरिका के पूर्व नाटो राजदूत आर निकोलस बर्न्स ने कहा कि ये इस पीढ़ी का सबसे अहम अमेरिका रूस समिट है, यहाँ दाव पर सब कुछ लगा है। बर्न्स का कहना है कि चीन भी इस नतीजे को बारीकी से देख रहा है, ये समझने के लिए कि अगर वो कभी ताइवान पर हमला करे तो ट्रंप उसकी मदद को तैयार होंगे या नहीं। बर्न्स की चेतावनी है कि अगर नतीजा पुतिन के हक में हो गया तो पुतिन के गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा और नाटो के भीतर ऐसी दरार पैदा होगी कि गठबंधन टूटने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर उन्होंने पुतिन की बात मान ली तो पश्चिम बिखर जाएगा और अगर नहीं मानी तो उनकी छवि पर गहरी चोट पहुंचेगी। नोबेल प्राइज तो हाथ से छिटक ही जाएगा। तो क्या क्या एंड गेम हो सकते हैं इस मीटिंग के? तो 2 एंड गेम हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, एक तात्कालिक सीज फायर हो सकता है। 13 अगस्त को इस मीटिंग के सिलसिले में यूक्रेन और यूरोप के लीडर्स के साथ ट्रंप ने एक वर्चुअल मीटिंग की थी। ये यूरोप के लीडर्स के साथ ट्रंप के सामने उन्होंने अपनी बात रखने के लिए आखिरी उनका मौका था। इसमें यूरोप के लीडर्स ने कहा था कि बिना युद्ध रोके ज़मीन को लेकर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने भी कहा था उनकी पहली प्राथमिकता खून खराबा रोकना है। लेकिन क्या पुतिन ऐसा करने को तैयार होंगे? शायद नहीं, क्योंकि पुतिन का मानना है कि उनकी सेना अभी बढ़त पर है। ऐसे में अगर जंग पूरी तरह से रुकने में देरी हो तो रूस के हाथ और भी ज़मीन आ सकती है। फिर आता है लैंड स्वैप। ट्रंप ने इशारा किया है कि कुछ ज़मीन बदलने की डील हो सकती है, जिससे ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता घबराए हुए हैं, क्योंकि इसका मतलब रूस को वो हिस्से भी मिल सकते हैं जो उसने युद्ध में नहीं जीते हैं। जैसा हमने आपको नक्शे पर दिखाया, यूरोप और यूक्रेन ऐसा नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप को पुतिन का मन बदलना चाहिए, सख्त पाबंदियों और यूक्रेन को मदद भेजने की धमकी देनी चाहिए, लेकिन ट्रंप इस पर अब तक कतराते रहे हैं। इसके अलावा एक बहस तो नाटो पर भी है। यूक्रेन और यूरोप चाहते हैं कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का हक बरकरार रहे, लेकिन ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि यूक्रेन को नाटो में बुलाना भूल जाओ, जो पुतिन के लिए तोहफा है। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि बात यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है, व्यापार और संसाधनों की ओर भी जा सकती है। ट्रंप रूस को कीमती रेयर अर्थ का लालच भी दे सकते हैं जो उसी यूक्रेन के हिस्से में है, लेकिन रूस उन पर दावा करता है। तो इस मीटिंग में क्या होगा? क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर एक तीसरा एंड गेम भी पॉसिबल है कि ट्रंप को खाली हाथ लौटना पड़ जाए? जाहिर है ये 3.5 साल पुराना युद्ध है, तो इसका इमीडिएट कोई हल ढूंढना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है। लेकिन ये तो जरूरी है कि ये अगर ये 3.5 साल तक युद्ध चला है तो कम से कम 7 साल इसको नॉर्मलाइज होने में लगेंगे। उसके बाद भी हो सकता है प्रॉब्लम्स रहें और ये कहीं एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या जो नगोर्नो काराबाख में था जिस तरह 25 साल का, उस टाइप का कहीं कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये अब माना जा रहा है कि जो आइस ब्रेकर है अलास्का में वो शुरू होगा और वहां से यहां तक का सफर जो मतलब युद्ध से अब तक का जो सफर पुतिन और अमेरिका ने सफर किया है,
उसको देखना बड़ा रोचक होगा। लेकिन ये तो है कि इस समिट से बहुत अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। ये पहला वो रास्ता दिखाएगा कि आगे सेटलमेंट कैसे हो। दुनिया भर की नजरें तो इस समिट पर हैं ही, भारत को भी इसके नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत के खिलाफ 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया था। ये 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप पुतिन मीटिंग से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन की बातचीत बेनतीजा रही तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप की दलील है कि भारत पर जितना अधिक टैरिफ लगेगा, रूस पर उतना ही दबाव बनाया जा सकेगा। ऐसे में इस मीटिंग के निष्कर्ष से भारत पर अमेरिका का रुख कितना बदल सकता है, ये समझते हैं। भारत के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इससे कैसे निकला जाए, इस टैरिफ को लेकर। क्या ये सिर्फ तेल को लेकर है, रूसी तेल को लेकर है, या इससे कुछ ज्यादा है, इससे ट्रंप कुछ और साधना चाहते हैं? तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और भारत ने भी अपनी कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। सोमवार को वांग यी आ रहे हैं, जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। बृहस्पतिवार को जयशंकर साहब जा रहे हैं मॉस्को। और माना ये जा रहा है, या लोग ये कह रहे हैं कि अगले महीने जब शिखर सम्मेलन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो शायद पुतिन और ट्रंप मिले। यानी कूटनीतिक गतिविधियां तो चल रही हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो है कि अब भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, और ये सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। क्या क्या होगा इस मीटिंग में, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत से संबंधों में तनाव के बीच भारत को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच का ऐतिहासिक रिश्ता बहुत अहम है, जिसे दूर तक लेकर जाना है। दोनों देश एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साझा विजन से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टनरशिप कई क्षेत्रों में फैली हुई है। भारत और अमेरिका नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिका के अलावा रूस, फ्रांस, इजराइल, मालदीव्स ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।